बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में मधु नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। मधु दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद करती थी। मधु स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वो गांव में सभी को बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसकी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। दरअसल मधु के काले और बदसूरत होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसका रंग रूप देखकर ही मना कर देता, जिस बात से मधु भी परेशान रहने लगी थी। उसी गांव के पास जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ बड़ी और कटीली दीवार थी। जो भी लड़की उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ बड़ा ही घमंडी था। वो पेड़ अपने लिपस्टिक सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की उस पेड़ से लिपस्टिक लेने आती तो वो पेड़ उसे वहां से डांट कर भगा देता था। एक दिन की बात है, मधु बाजार से कुछ सब्जियां लेने गई थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियां बार बार आ जा रही थी, जिस वजह से वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। मधु उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा जी, क्या बात है? आप रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कर नहीं पा रही। बेटी, रोड के उस पार जाकर मेरा घर है, लेकिन मुझे गाड़ियों से बहुत डर लगता है। मैं जैसे ही रोड क्रॉस करने जाती हूँ वैसे ही कोई ना कोई गाड़ी सामने से आ जाती है। अम्मा जी, मैं आपकी रोड क्रॉस करने में मदद करती हूँ। इतना कहकर मधु उस बूढ़ी औरत को हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा देती है। रोड के उस पार पहुंचकर बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। भगवान करे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पति मिले। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर मधु उदास हो जाती है। मधु को उदास देख बूढ़ी औरत पूछती है, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो गई? अम्मा जी, अच्छा पति तो तब मिलेगा ना जब मेरी शादी होगी। इस काले रंग की वजह से मेरी शादी ही नहीं होती। अच्छा, ये बात है बेटी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटी, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। गांव से बाहर जंगल में मेरा एक जादुई पेड़ है, जिस पर जादुई लिपस्टिक लगती है। उस लिपस्टिक को लगाते ही कोई भी बदसूरत सी लड़की बहुत ही सुंदर बन सकती है। लेकिन मुझे पता चला कि अब वो पेड़ बहुत घमंडी हो गया है और सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही अपनी लिपस्टिक दे रहा है। तुम एक नेक दिल लड़की हो, एक बार तुम वहाँ चली जाओ, हो सकता है वो तुम्हें भी अपनी लिपस्टिक दे दे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में अम्मा जी, उस लिपस्टिक को लगाकर मैं सुंदर बन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेटी, तुम जंगल के बीचों बीच चली जाना। तुम्हें एक पेड़ नजर आएगा जिसके आसपास बड़ी सी दीवार है और दीवार पर कटीले तार बिछी हुई है। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। मधु ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो जादुई पेड़ से मदद मांगने उस जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर उस पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपया करके मुझे एक लिपस्टिक दे दो। मधु को देखती ही जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जा यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ। मेरे इस काले रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्लीज अपनी एक लिपस्टिक मुझे दे दो, जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं और मेरी शादी हो जाए। ए लड़की, मैं तुझे अपनी लिपस्टिक नहीं देने वाला। मैं सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही अपनी लिपस्टिक देता हूँ, समझी? तो जैसे गरीब को नहीं। मधु जादुई पेड़ के सामने बहुत विनती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई लिपस्टिक के पेड़ को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है और जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे लिपस्टिक लेने आई हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे उतनी लिपस्टिक यहाँ से ले जा सकती हो।
जादुई पेड़ के इतना कहते ही उसके आसपास की दीवार गायब हो गई और वो लड़की ढेर सारी लिपस्टिक लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देख मधु मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी है ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी तो कोई बच्चा ही नहीं है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। ये सब सोचकर मधु उस लड़की का पीछा करने लगी। काफी देर चलने के बाद वो लड़की जंगल में बनी एक काली गुफा के अंदर चली गई। ये देख मधु सोच में पड़ गई, ये लड़की इस गुफा में क्या करने जा रही है? आखिर माजरा क्या है? चलो अंदर चलकर देखती हूँ। इसके बाद मधु दबे पांव उस गुफा के अंदर गई। अंदर जाकर मधु एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी डायन में बदल गई। उसके बाद वो डरावनी डायन उस जादुई पेड़ से लाई हुई लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है। जैसे ही उसने वो जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो बहुत सुंदर लगने लगी। ये जादुई पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसके राख हर रोज पानी में डालकर पीऊंगी तो मैं बहुत जल्द इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर और शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हा 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 हा। डायन की बात सुनकर मधु दंग रह गई और मन में सोचने लगी, अरे ये तो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। मुझे कैसे भी पेड़ को बचाना होगा। मैं भी जाकर जादुई पेड़ को सावधान कर देती हूँ। इसके बाद मधु तुरंत जादुई पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर भी जादुई पेड़ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। तू चली जा यहाँ से। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ। जा यहाँ से। मधु दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डायन उस पेड़ को जलाने के लिए मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाती है। डायन को देखकर जादुई पेड़ घबरा गया। अरे नहीं, उस लड़की ने तो मुझे सच कहा था। ये दुष्ट डायन मुझे जलाकर मार देगी। मुझे इससे बचना होगा। मैं जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लेता हूँ। इतना कहकर जादुई पेड़ अपने आसपास बनी दीवार को और ऊंचा कर लेता है, लेकिन दुष्ट डायन अपने जादू से उस दीवार को गायब कर देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले जादुई पेड़, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए डायन जैसे ही उस जादुई पेड़ को जलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक वहाँ पर मधु उस बूढ़ी औरत को लेकर पहुँच गई। खबरदार, जो तुमने इस जादुई पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। मधु की बात सुनकर डायन हंसने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत अपने जादू से वहाँ बारिश कर देती है। बारिश होने की वजह से डायन के हाथ में जलती मशाल बुझ जाती है। मशाल बुझने के तुरंत बाद बारिश रुक जाती है। अरे मेरी मशाल तो बुझ गई। बुढ़िया, तूने ये क्या किया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर डायन अपने जादू से एक कुल्हाड़ी प्रकट कर लेती है और उसे लेकर बूढ़ी औरत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो बूढ़ी औरत उस डायन के आसपास आग का एक घेरा बना देती है। अब अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तू जलकर राख हो जाएगी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस पेड़ को जलाकर सबसे शक्तिशाली डायन बन जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत उस डायन को जलाकर राख कर देती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत मधु से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। अगर तुम समय पर नहीं आती और मुझे सारी बात नहीं बताती तो आज मेरा ये जादुई पेड़ नहीं बचता। जादुई लिपस्टिक का पेड़ भी अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहता है, मधु, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचा ली। अब तुम जितनी चाहो उतनी जादुई लिपस्टिक ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर मधु बहुत खुश हुई और फिर वो जादुई पेड़ का धन्यवाद कर जादुई लिपस्टिक लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर उसने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई। जादुई लिपस्टिक लगाते ही वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखने लग गई। अपनी बेटी का इतना सुंदर रूप देख मधु के माता पिता बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद मधु के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। उसके बाद मधु की शादी उसके माता पिता बहुत धूमधाम से करते हैं।
फिर मधु अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ जादुई लिपस्टिक का पेड़ अब सिर्फ जरूरतमंद लड़कियों को ही अपनी जादुई लिपस्टिक देने लगा। परी की जादुई नगरी। राखीगढ़ नामक एक गांव में मनमोहन अपनी पत्नी अंगूरी के साथ रहता था। कुछ समय बाद अंगूरी और मनमोहन की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों अक्कू रखते हैं। सब अच्छा खासा चल रहा था। अंगूरी और मनमोहन अपनी बेटी अक्कू को बहुत नाजों से पालते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद अंगूरी की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंगूरी की मृत्यु के बाद अक्कू और मनमोहन बिल्कुल अकेले हो गए थे। मनमोहन चाहकर भी अक्कू को माँ का प्यार न दे सका, जिसके कारण वो कुछ ही समय बाद दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी से कुछ ही समय बाद उनकी एक बेटी होती है, जिसका नाम सुरेखा होता है। कुछ समय तक तो सौतेली माँ ने अक्कू को बहुत प्यार दिया, लेकिन अपनी संतान होने के बाद वो अक्कू को अपना असली रंग दिखाने लगी। उस बेचारी से वो घर का सारा काम करवाती थी। उसे रोजाना जंगल से लकड़ियाँ बीनने भेज देती थी। ऐसे ही एक दिन अक्कू जब जंगल में लकड़ियाँ बीन रही थी, तभी उसने देखा कि कहीं से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अरे, इतने घने जंगल में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अक्कू रोशनी की तरफ जाने लगी। रोशनी जंगल के आखिरी छोर से आ रही थी। लगता है उस छोर पर कुछ है, चलकर देखना चाहिए। जैसे ही अक्कू रोशनी की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसके पास एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, ठहरो अक्कू, क्या तुम उस चमचमाती हुई जगह पर जाना चाहती हो? पर परी की बात सुनकर अक्कू आश्चर्य से बोली, तुम कौन हो? मैं हूँ परीलोक की रानी, और ये रोशनी हमारे परीलोक की जादुई नगरी से आ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये रोशनी हर इंसान को दिखाई नहीं देती। इस रोशनी को केवल दिल के साफ लोग ही देख सकते हैं। ये रोशनी तुम्हें दिखाई दी, इसका मतलब तुम बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की हो। क्या तुम इस जादुई नगरी में घूमना चाहोगी? अरे वाह, जादुई नगरी! हाँ, यहाँ पर आइसक्रीम के पहाड़ और टॉफियों के पेड़ और चॉकलेट की नदियाँ बहती हैं। रंग बिरंगे कपड़े और खिलौनों की तो वहाँ कोई कमी ही नहीं है। अक्कू हैरानी से बोलती है, क्या सचमुच? आइसक्रीम, चॉकलेट, रंग बिरंगे कपड़े और खिलौने भी? बिल्कुल। फिर तो मुझे भी जादुई नगरी की सैर करनी है। परी अक्कू को अपने साथ जादुई नगरी में ले जाती है। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है और सुंदर सुंदर परियां होती हैं, जिनके साथ अक्कू खूब खेलती है। थोड़े समय बाद एक परी कहती है, चलो बेटा, जादुई नगरी से विदा लेने का समय आ गया है। परी की बात सुनकर अक्कू वहाँ से जाने ही लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एक शैतान परी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। परीलोक से तुम पहले ही 2 इंसानों को गायब कर चुकी हो। खबरदार, अगर इस लड़की को हाथ लगाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज अमावस्या है और मुझे एक छोटी बच्ची की बलि देनी होगी, जिसके बाद मेरी शैतानी शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। इतना कहते ही शैतान परी ने अक्कू पर हमला कर दिया। अक्कू के बचाव में रानी परी ने शैतान परी पर हमला कर दिया। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। पिछली बार तुम्हारा सामना मुझसे नहीं हुआ था, इसलिए तुम बच गई, पर इस बार तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है, तुम नहीं बचोगी। इतना कहकर रानी परी बाकी परियों के पास भी जादुई संदेश भेज देती है। संदेश पाते ही सारी परियां रानी परी के साथ मिलकर शैतान परी से युद्ध करने लगती हैं। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा। अंत में रानी परी ने शैतान परी को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद रानी परी अक्कू को उसकी दुनिया में वापस ले जाती है। अक्कू रानी परी का शुक्रिया अदा करती है। एक दिन के लिए ही सही, पर आपने मुझे मेरे सपनों की नगरी दिखाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक अच्छी लड़की हो अक्कू। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अपने घर आते ही उसकी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल पहले की तरह ही था। कहाँ थी कलमुही? घर के काम की चिंता है कि नहीं? अक्कू अपने माँ के व्यवहार से बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में अकेले बैठकर नम आंखों से उस परी को याद करती है।
परी को याद करते ही वो परी अक्कू के सामने प्रकट हो जाती है। हाँ मेरी बच्ची, क्या तुम कुछ परेशानी में हो? माँ मुझसे अब पहले से भी ज्यादा काम करवाती है, अब वो मुझे मारती भी है। तुम्हारी माँ का व्यवहार एक न एक दिन जरूर बदलेगा। इतना बोलकर परी अक्कू को एक जादुई छड़ी देती है। इस छड़ी से तुम अपने काम जल्दी खत्म कर सकती हो। ये छड़ी तुम्हारी हर मुसीबत में साथ देगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अक्कू छड़ी से अपने काम जल्दी और अच्छे से खत्म कर लेती है। काम अच्छे से और जल्दी खत्म करने के कारण अक्कू की सौतेली माँ का व्यवहार अब धीरे धीरे अक्कू के प्रति बदल रहा था। अपनी माँ के व्यवहार में बदलाव देखकर अक्कू को बहुत अच्छा लगता है।